हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग चैप्टर फर्स्ट, जो आपका है फंडामेंटल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रेफ्रिजरेशन के सिद्धांत। तो चैप्टर फर्स्ट का आज की इस वीडियो में पूरा बेसिक आपका यहाँ पर क्लियर होने वाला है कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है, एयर कंडीशनिंग क्या होती है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो आपका सिलेबस है, केवल वही चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी जिससे आपका टाइम का यूज़ भी अच्छे से हो और आप अपनी तैयारी भी अच्छे तरीके से कर सकें। तो यहाँ पर हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, आरएसी का फंडामेंटल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। चलिए थोड़ा सा आपका हम इंट्रोडक्शन करवा देते हैं कि रेफ्रिजरेशन होता क्या है। इसकी सबसे पहले आपको डेफिनेशन बता देते हैं बेसिक से कि रेफ्रिजरेशन, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हम निकाय का तापमान जो है वो परिवेश के तापमान से कम बनाए रखते हैं, वही हमारा रेफ्रिजरेशन कहलाता है। और वह सभी एलिमेंट्स या वह सभी अवयव जो निकाय का जो तापमान होता है वो कम बनाए रखते हैं, सम्मिलित रूप से रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि इसको हम इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि साइंस ऑफ प्रोडक्टिंग एंड मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बिलो द सराउंडिंग टेम्परेचर इज नोन एज अ रेफ्रिजरेशन। कहने का मतलब है कि वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हम किसी सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम बनाए रखते हैं, तो वही हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहलाता है। इसका उदाहरण आपके घर में फ्रिज होगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है वो कितना कम होता है, बाहर आप एटमॉस्फेयर का जो देखिए टेम्परेचर क्या रहता है, अधिक रहता है। तो दोनों में जो टेम्परेचर में डिफरेंस होता है वही डिफरेंस आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन आप इसको भी लिख सकते हैं या जो मैंने पहले बताई आपको वो भी लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन यदि आप एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप इसको लिखिएगा कि यह निकाय से ऊष्मा निस्तारण की एक प्रक्रिया होती है जिससे जो निकाय का तापमान होता है वो एक निश्चित अवस्था के लिए परिवेश से कम बना रहता है। कहने का मतलब हमारा कि है यह एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे क्या होता है कि ऊष्मा निस्तारण मतलब होता है हीट रिमूविंग प्रक्रिया होती है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह एक हीट रिमूविंग प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत जो सिस्टम का जो तापमान होता है वो एक निश्चित टाइम के लिए या निश्चित अवस्था के लिए एटमॉस्फेयर से मतलब परिवेश से कम बना रहता है, उसे ही हम रेफ्रिजरेशन कहते हैं। अब इसका हम थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं कि रेफ्रिजरेशन का हम उपयोग कहाँ पर करते हैं, किन किन जगहों पर हम रेफ्रिजरेशन का उपयोग करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जो हमारा रेफ्रिजरेशन प्रभाव होता है वो निम्न 3 विधियों पर किया जाता है। पहला होता है आपका ठोस के गलने से मतलब मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। दूसरा आपका होता है सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड मतलब ठोस के सब्लिमेशन से। तीसरा आपका होता है एवापोरेशन ऑफ लिक्विड मतलब द्रवों के वाष्पन से। सामान्यतः हम जो जो हमने मैंने तीसरा वाला नाम बताया आपको, एवापोरेशन ऑफ लिक्विड्स मतलब द्रवों के वाष्पन से, जो हम इस विधि का रेफ्रिजरेशन प्रभाव में अधिकतम उपयोग कर लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं रेफ्रिजरेशन का। तो सबसे पहले इसका उपयोग होता है बर्फ़ के निर्माण में। देखिए जो आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम होगा उसका हम प्रयोग मेनली बर्फ़ के निर्माण में करते हैं। खाद्य सामग्री के परिवहन में मतलब जो हमारा खाद्य सामग्री होता है मतलब जो हमारा फूड होता है उसको सुरक्षित बनाए रखने के लिए भी हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम का उपयोग करते हैं। जैसे हमारे घर में फ्रिज होती है, तो फ्रिज में क्या करते हैं हम, हमारे कुछ खाने की सामान हो गई या कोई भी हमारा फ्रूट हो गया या कोई भी हमारा फूड हो गया उसको हम रख देते हैं। तो क्या होता है, फ्रिज हमारे फूड को लंबे समय तक अच्छा बनाए रखता है हमारे खाने के लिए, मतलब हमारे फूड को काफ़ी लंबे तक समय तक का रखे रहता है या सही अवस्था में रखता है, जिससे हम उसका उपयोग आने वाले समय में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है खाद्य सामग्री के परिवहन में। अब परिवहन का मतलब तो हमारा हो गया यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है उसी को हम खाद्य सामग्री का परिवहन कहते हैं। जैसे
इसमें हो गया आपका, जैसे कोई हमारा खाद्य सामग्री है, फूड है, उसको हमने बना तो लिया, अब क्या करें, उसी फूड को हम क्या करें, रिजर्व कर कर, मतलब उसको हम सुरक्षित रखना चाहे तो उसको, उसके लिए हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम का प्रयोग करते हैं। सुरक्षित रखकर हम देखें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड्स, मतलब खाद्य सामग्री के परिवहन, मतलब खाद्य सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए भी हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम का प्रयोग कर लेते हैं। इसी तरह इसका हम प्रयोग करते हैं औद्योगिक वायु कंडीशनर में, जो हमारा होता है इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनर, वहाँ पर भी इसका रेफ्रिजरेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। एयर कंडीशनर जो हमारा एसी होता है, उसमें भी हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम का प्रयोग करते हैं, जो कि हमें ठंडा ठंडा रखता है, या जो हमारा एसी होता है वो हमें कूलिंग प्रदान करता है। जैसे हमारा रासायनिक उद्योग में केमिकल्स को रखने में हो गया, मेडिकल एवं सर्जिकल किट में हो, इसका हम प्रयोग कर लेते हैं। विभिन्न खाद्य उत्पादों में, वेरियस फूड प्रोडक्ट में हम इसका उपयोग कर लेते हैं। तेल, रिफाइनरी एवं कृत्रिम रबड़ के उद्योग में भी हम इसका उपयोग कर लेते हैं। धातु के निर्माण एवं उपचार में इसका हम प्रयोग कर लेते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी हम इसका उपयोग कर लेते हैं। तो मेनली इतने जो मैंने अभी नाम आपको बताए हैं, रेफ्रिजरेशन सिस्टम का उपयोग और भी करते हैं, लेकिन मेनली इन सभी चीज़ों में ज़्यादा तरीके से किया जाता है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक्स जो है आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस की एलिमेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रेफ्रिजरेशन निकाय के अवयव कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मुख्यतः जो ये होते हैं आपके, वो होते हैं 4 प्रकार के। पहला जो आपका होता है रेफ्रिजरेंट होता है, दूसरा आपका होता है ऊष्मा सिंक होता है। अब ऊष्मा सिंक क्या करता है कि जिसकी सहायता से वायु क्या ठंडी होती है, हम उसे ही ऊष्मा सिंक कहते हैं या हीट सिंक कहते हैं। इसको हम कहेंगे एनर्जी सिंक, ना कि हीट सिंक। तीसरा आपका होता है माध्यम, मीडियम। चौथा आपका होता है दाब एवं ताप को कम करने का माध्यम। तो मेनली आपके रेफ्रिजरेशन निकाय के जो होते हैं 4 अवयव होते हैं। पहला आपका जैसे हो गया रेफ्रिजरेंट हो गया, दूसरा आपका हो गया ऊष्मा सिंक, जिसकी सहायता से वायु को किया जाता है ठंडा। तीसरा हो गया आपका माध्यम, माध्यम से क्या करते हैं, जिसकी सहायता से ऊष्मा जो होती है वो सिंक से बाहर निकाली जाती है, वो आपका माध्यम होता है। नेक्स्ट आपका आता है दाब एवं ताप को कम करने का माध्यम। तो ये 4 मेन आपके जो होते हैं मुख्यतः मूलभूत अवयव होते हैं रेफ्रिजरेंट निकाय के। अब पढ़ लेते हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है, इसको पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है उसकी डेफिनीशन देख लेते हैं, फिर आपको यहाँ पर समझाते हैं। तो ये हो गया आपकी डेफिनीशन, कहती है कि यह विभिन्न प्रकार के अंगों के असेंबली से बना होता है, जिसके द्वारा विभिन्न ऊष्मागतिकी गुणधर्मों को नियंत्रित करके निकाय को आरामदायक बनाया जाता है। कहने का मतलब इन लाइनों का हमारा है कि एयर कंडीशनिंग जो सिस्टम होता है वो कई प्रकार के पार्ट्स को असेंबल कर कर बनाया जाता है, जिसके द्वारा हम विभिन्न ऊष्मागतिक गुणधर्मों को नियंत्रित करके निकाय को आरामदायक बनाए रखते हैं। मतलब जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी होती हैं, जिसको हम ऊष्मागतिक गुणधर्म कहते हैं, उसको कंट्रोल करके जो हमारा सिस्टम होगा उसको हम आरामदायक बनाए रखते हैं। तो यही हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम कहलाता है, वातानुकूलित निकाय कहलाता है। या इसी को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यह एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम बहुत सारे पार्ट्सों को असेंबल करते हैं और उसके माध्यम से हम थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी को कंट्रोल करके निकाय को यानी सिस्टम को हम आरामदायक स्थिति में बनाए रखते हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम कहलाता है। अब पढ़ लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम, वातानुकूलित निकाय के। तो यहाँ पर आपका एक लाइन छूट गया, कुछ आपकी एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए कुछ जो आपकी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी होती हैं वो मेनली होती हैं 4। पहली आपकी होती है टेम्परेचर, जिसको हम तापमान कहते हैं। दूसरा आपका होता है ह्यूमिडिटी, जिसको हम आर्द्रता कहते हैं। तीसरा आपका होता है
मॉलिक्यूलर मोशन जिसको हम आणविक गति कहते हैं। चौथा आपका होता है वातावरणीय शुद्धता जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्योरिटी कहते हैं। तो ये जो चार मैंने आपको बताए नाम, ये आपके थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एलिमेंट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। एयर कंडीशनिंग निकाय के जो अवयव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो मेनली इसका जो सिस्टम के मुख्य अवयव होते हैं, पहला तो आपका होता है पंखा जिसको हम फैन कहते हैं। दूसरा आपका होता है फिल्टर। तीसरा आपका होता है रेफ्रिजरेशन प्लांट। चौथा आपका होता है हीटर। पांचवा आपका यहाँ पर होता है आर्द्रीकरण एवं निआर्द्रीकरण जिसको हम ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन इक्विपमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। छठा आपका होता है कंट्रोल सिस्टम। तो ये आपके मेनली 6 अवयव होते हैं या 6 एलिमेंट होते हैं आपके एयर कंडीशनिंग सिस्टम के। एक बार मैं नाम फिर से बता दूं, पहला आपका होता है पंखा, दूसरा आपका होता है फिल्टर, तीसरा आपका होता है रेफ्रिजरेशन प्लांट, चौथा आपका होता है हीटर, पांचवा छठा मैंने यहाँ लिखा नहीं, आप नोट कर लीजिए। पांचवा होता है आर्द्रीकरण एवं निआर्द्रीकरण उपकरण जिसको हम ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन इक्विपमेंट्स के नाम से जानते हैं। पांचवा आपका जो छठा होगा वो होगा कंट्रोल सिस्टम जिसको हम नियंत्रण निकाय के नाम से भी जानते हैं। अब पढ़ लेते हैं आपका जो सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन की इकाई क्या होती है उसके बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि रेफ्रिजरेशन की इकाई क्या होती है। तो रेफ्रिजरेशन को प्रायोगिक रूप से TR में मापते हैं, मतलब टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। TR का आपका फुल फॉर्म होता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसको आप नोट कर लीजिएगा, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन आपका यहाँ पर लिखा है। तो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन आपका TR का फुल फॉर्म होता है। इसकी हम डेफिनीशन देख लेते हैं कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो यह उत्पन्न वांछित रेफ्रिजरेशन की प्रभाव की मात्रा होती है जिसके अंतर्गत 1 टन मतलब 1000 किलोग्राम बर्फ को 24 घंटे के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस पर समान अवस्था में पिघलाया जाता है। यही हमारा टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है। अब बात करें जो हमारी बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा होती है, लैटेंट हीट जो होती है वो होती है 335 किलो जूल पर केजी। और 1 TR मतलब 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है, वो होता है। अब यहाँ पर आपको चाहिए 1 TR की वैल्यू, आपको यहाँ पर पता करना है कि 1 TR बराबर कितना होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी डेफिनेशन मैंने बताई कि जिसके द्वारा 1000 टन बर्फ़ को 24 घंटे के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस पर समान अवस्था पर पिघलता है। तो यहाँ पर कर रखेंगे आप 1000 जो टन आपकी बर्फ़ की जो मात्रा है उसको, और जो आपकी बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा होती है जब आप इससे कर देंगे इसका मल्टीप्लाई इन 24 आवर्स मतलब 24 घंटे के लिए, तो वहाँ पर आपको 1 TR का मान मिल जाएगा। अब ये 24 गुणे 60 कहाँ से आए, ये आपके 24 घंटे हो गए और 60 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। तो 1 TR की वैल्यू हमको मिल जाएगी 232.6 किलो जूल पर मिनट। यदि हम प्रैक्टिकली बात करें 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की, तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की, तो वहाँ पर आपका जो प्रैक्टिकली 1 TR की जो वैल्यू होती है वो आपकी कुछ ये होती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपकी कुछ वैल्यू होती है प्रैक्टिकली रूप में। 1 TR की जो होती है 210 किलो जूल पर मिनट इक्वल्स टू, इसी को हम लिख सकते हैं 3.5 किलोवाट, या इसी को हम लिख सकते हैं 3.5 किलो जूल पर सेकंड। तो यहाँ पर इसकी केवल यूनिट चेंज की गई है और कुछ नहीं किया गया है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, मतलब रेफ्रिजरेशन प्रभाव क्या होता है उसके बारे में अब जान लेते हैं। चलिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यह कुल उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा होती है जिसके द्वारा निकाय में शीतलन प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। कहने का मतलब है यह कुल उत्सर्जित ऊष्मा की वह मात्रा होती है जिसके द्वारा सिस्टम में शीतलन प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, मतलब कि
को उत्पन्न यहाँ पर किया जाता है। इसी को डेफिनेशन को यदि आप इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंग्लिश में काफ़ी शॉर्ट है, यदि आपको समझ में आए तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड इन अ गिवन टाइम फॉर अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मतलब अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड मतलब कुल उत्सर्जित ऊष्मा की वह मात्रा इन अ गिवन टाइम फ्रॉम अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम जिसके द्वारा निकाय में शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है, वो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहलाता है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की एक डेफिनेशन इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बराबर COP इंटू वर्क डन, मतलब COP का मतलब होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निष्पादन गुणांक। तो इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि निष्पादन गुणांक और किए गए कार्य के गुणनफल को हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं, या इसी को आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और किए गए कार्य के गुणनफल को हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं। ये आप डेफिनेशन इसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेनली आपसे पूछ लिया जाता है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। चाहे तो आप अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिख दीजिए या अकॉर्डिंग टू आपके इस वाले फार्मूले से भी आप लिख सकते हैं। COP बरा मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बराबर COP इंटू वर्क डन, ये आपका न्यूमेरिकल्स में शायद मिलेगा आपको। अब COP ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होती है उसको थोड़ा देख लेते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, रेफ्रिजरेशन का निष्पादन गुणांक क्या होता है उसके बारे में। तो रेफ्रिजरेशन का जो निष्पादन होता है मतलब जो हमारा परफॉर्मेंस का मूल्यांकन होता है, हम उसके को कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के रूप में करते हैं। इसकी परिभाषा हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो जो आपका COP ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है उसको हम इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं कि यह कुल उत्पादित रेफ्रिजरेटर प्रभाव एवं रेफ्रिजरेटर कार्य की मात्राओं का अनुपात होता है। मतलब है हमारा इन लाइनों का यहाँ पर कि कुल उत्पादित रेफ्रिजरेटर प्रभाव मतलब नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट और रेफ्रिजरेटर कार्य का जो मात्राओं का अनुपात होगा वही हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन कहलाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और वर्क डन के रेशियो को हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन कहते हैं। इसको हम शॉर्टकट में RN से डिनोट करते हैं और वर्क डन को हम W से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आपका RN बताता है नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को और W आपका बताता है वर्क डन को, मतलब नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और किए गए कार्य के अनुपात को ही हम COP मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन कहते हैं। और जो हमारा COP का मान होता है वो सदैव 1 से अधिक होता है। ये बात आप नोटिस कर लीजिएगा कि जो हमारा COP का मान होगा वो सदैव हमारा जो होगा वो 1 से ग्रेटर देन होगा, मतलब 1 से अधिक होगा। तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स में मिलता है क्वेश्चन निकालने को रिलेटिव COP, तो इसका जो फार्मूला होता है उसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। ये होता है आपका एक्चुअल COP बटे आपका थ्योरेटिकल COP। तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि एक्चुअल COP और थ्योरेटिकल COP के अनुपात को हम रिलेटिव COP भी कहते हैं। चलिए आज का अंतिम टॉपिक जो आपसे के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि COP और COPR में संबंध आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये आपका पंप के लिए होता है और ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन के लिए होता है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है उसको देख लेते हैं। तो जो हमारा COP पंप के लिए होता है वो होता है Q2 अपान Q2 माइनस Q1, और जो हमारा COP मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है वो होता है आपका Q1 अपान Q2 माइनस Q1। ये आपका होता है रेफ्रिजरेशन के लिए, रेफ्रिजरेंट के लिए, ये आपका होता है पंप के लिए। तो अभी मैंने बताया कि जो हमारा COP का मान होता है वो सदैव 1 से होता है अधिक। तो यहाँ पर जो हमारा COP का मान होगा उसको हम लिख लेते हैं। जो हमारा यहाँ पर COP ऑफ रेफ्रिजरेशन है वो पंप वाले से हमारा 1 अधिक है। तो पंप वाले से हमारा जो है वो है 1 अधिक। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में हो गई है मिस्टेक हुई कहाँ पर है,
देखिए यहाँ पर आपका पी पंप के लिए होगा, ये हो गया रेफ्रिजरेशन के लिए। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए, ये होगा यहाँ पर आपका पी, तभी तो आपका जो सीओपी का मान होगा वो आपका एक अधिक होगा रेफ्रिजरेशन से। तो यहाँ पर तो यहाँ आर की जो हमारा पी की वैल्यू है वो यहाँ पर रख दी गई है। और ये जो आपका होगा सी ओ पी ऑफ पी मतलब पंप के लिए Q2/Q2 माइनस Q1 +1 लिखा गया रेफ्रिजरेशन के लिए। तो यहाँ पर जब आप इसको सही करेंगे तो ये आपका आएगा COP/P = COP/R+1, मतलब जो हमारा यहाँ पर R+1 आएगा, मतलब COP/R+1 वो हमारा होगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पंप के लिए। चलिए आपको नहीं क्लियर होगा तो मैं अगले वीडियो में इसको कवर कर दूंगा। वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का वीडियो देखने के लिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।